बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। बच्चे, आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर होगी। लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये जो हमारा कोर्स है बच्चे, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह मैनेज करना होता है। देखिए, ये लफ्ज़ बता रहे हैं, आप अगर इन 3 लफ्ज़ों के ऊपर गौर करें तो आपको इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में पता लग जाएगा, एक बर्ड आई व्यू हो जाएगा आपका कि बेसिकली ये कोर्स हमें पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इस कोर्स पढ़ने के बेसिकली मकसद क्या है। देखें, वो क्या कहता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हो कौन से, सॉफ्टवेयर वाले, मैनेजमेंट, उनकी मैनेजमेंट करनी है। मैनेजमेंट हम डेली लाइफ में अपने अक्सर चीज़ों की करते हैं। उसी तरह हमने ये पढ़ेंगे कि हमें क्या इश्यूज आते हैं, किस तरह हम उन्हें हैंडल करते हैं, किस तरह हम उसे मैनेज करेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर पढ़ लेनी है। तो होप आप लोगों को बेसिक इन 3 वर्ड की क्लैरिटी हो गई होगी कि इस कोर्स में इन शॉर्ट हमने क्या करना है। इन शॉर्ट, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में एक शॉर्ट से टर्म आपको कहूँ तो वो यही है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखें कि हमने कौन सी बुक फॉलो करनी है। ये वाली बुक है हमारे पास। उसके बाद ये कोर्स आउटलाइन है हमारे पास। कोर्स आउटलाइन में ये सारे जो हमारे पास टॉपिक्स हैं ये सारे हम कवर करेंगे। इसका प्री रैक्स जो था वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो आप लोग आई होप पढ़ के आए हैं कि आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ी होगी इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये उसका बेसिकली अपडेटेड वर्जन आप कह लें। ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको बेसिकली ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए लाजमी, फिर आप ये पढ़ सकते हैं। प्री रिक्वेस्ट ये होता है बेसिकली। उसके बाद देखें, ये सारे हमारे पास कोर्स आउटलाइन है। ठीक है। उसके बाद ये रिसोर्सेज के बारे में भी लिखा हुआ है कि हमने कौन कौन सी बुक्स वगैरह फॉलो करनी है। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे ये एज सुन एज़ पॉसिबल ये सारे कोर्स टॉपिक जो हैं ये हम कवर कर लें। तो हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर सिंपल ये है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डाटा। ठीक है। सिर्फ ये नहीं है सॉफ्टवेयर हमारा कि मैंने एक आप कह लें कि प्रोग्राम बनाया है, कोड लिखा और वो कोड दे दिया कि बस सॉफ्टवेयर हो गया। नहीं, सॉफ्टवेयर ये नहीं है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है। और उससे रिलेटेड डाटा। अब रिलेटेड डाटा क्या होता है, एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है मेरा ख्याल, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यस, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा होगा कि जी हम वाटरफॉल मेथड यूज़ कर रहे हैं, स्पाइरल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, कोकोमो मॉडल यूज़ कर रहे हैं, या मल्टीपल मॉडल आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसके बाद आप लोगों ने यूज़ केस, क्लास डायग्राम, वो सारी चीज़ें जो पढ़ी थी वो बेसिकली उस प्रोग्राम से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। उस प्रोग्राम को बनाने के लिए वो हमें हेल्प आउट करती हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एक हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है। ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम कोड आप कह लें। ठीक है, कोड हो गया, और साथ में डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है, चलिए अब ये एक सवाल पैदा हो जाता है कि यार कि मैंने कोड बना दिया, कोड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, इनफ, बस अब मुझे डॉक्यूमेंटेशन की क्या ज़रूरत है। कोड हो गया, काम चल रहा है, बस ओके हो गया। तो आप सोचें कि डॉक्यूमेंटेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। यस, वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा। देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम में भी हो सकता है हमसे ये प्रोजेक्ट वगैरह डैमेज हो जाए, या आप कह लें प्रोजेक्ट खराब वर्किंग ना कर रहा हो, वर्किंग कंडीशन में ना रहे, या कोई इफ़ेक्ट हो जाए, या कोई मसले मसाइल आ जाएं। तो अब जिस कंपनी से हमने सॉफ्टवेयर बनाया था, सपोज़ कर लें फॉर एग्जांपल आपने ये सॉफ्टवेयर बनवाया था अली से। अब वो अली तो है नहीं यहाँ पे। अली सपोज वो कहीं चला गया है, या वो शिफ्ट हो गया किसी जगह, या अब उसने ये काम छोड़ दिया, वो ये डेवलपमेंट नहीं कर रहा, या कोड वगैरह नहीं बिल्ड कर रहा, या जिस सॉफ्टवेयर हाउस से बनवाया था वो ये काम नहीं कर रहे हैं।
तो अब इसे कौन रिपेयर करेगा, मेंटेन कौन करेगा, दोबारा वर्किंग कंडीशन में कौन लेके आएगा? कोई दूसरा पर्सन। उस दूसरे पर्सन को पहले तो ये कोड का पता होना चाहिए, कोड कैसे हुआ है, किस तरह हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो उसके लिए उसे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। एक तो ये वजह होगी कि डॉक्यूमेंटेशन की इसलिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरी वजह, यस, बिल्कुल सही, आपने 5 साल पहले बनवाया था सॉफ्टवेयर, आप वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, अब आप कहते हैं यार मैं एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही अपडेट कर दूँ। बात समझ आ रही है? एग्जिस्टिंग सिस्टम को, यानी कि जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था जो वर्किंग कर रहा है, उसे अपडेट करना चाहते हैं आप कहते हैं मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई कर लूँ, बेहतर बना लूँ। तब हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि यार हमें पता होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो फिर ही हम अपडेट कर सकते हैं। कोई दूसरा पर्सन या जिसने बनाया था उसे भी 5 साल पहले थोड़ी पता होना है कि क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या इन्होंने डिमांड की थी। देखें बेसिकली ये नहीं होता कि सिर्फ वो कोड देखेगा, कोड देख के कहेगा ठीक है जी ये हो गया। उसे तो ये भी पता होना चाहिए क्या रिक्वायरमेंट थी इनकी, किस तरह हमने बनाया था, कौन सा हमने टूल यूज़ किए थे, क्या क्या सारे मैकेनिज़्म थे, कौन सी मेथडोलॉजी हम फॉलो कर रहे थे, क्लास डायग्राम क्या है, कौन सी किसके साथ लिंक कर रही है क्लास। ये सारी चीज़ें उसे पता होंगी तो वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपडेट करेगा। तब भी हमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। तो इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर आपका क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड रिलेटेड डाटा। ठीक है, उससे रिलेटेड डाटा जो भी होगा, डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली हम उसे कह देते हैं, वो आपका क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। उसके बाद देखें सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा है। Project to produce software are worthwhile only if they satisfy real need of stakeholder। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है स्टेक होल्डर कि यार स्टेक होल्डर कौन है। ठीक है, अक्सर हम ये लफ्ज़ सुन लेते हैं जी, स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर। तो व्हाट इज़ स्टेक होल्डर, यार ये स्टेक होल्डर क्या है? सबसे पहली बात बच्चे, इन शॉर्ट एक शॉर्ट सी आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, आपको कभी भी स्टेक होल्डर नहीं भूलेगा। वो ये है कि जो भी पर्सन उस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच हो जाए वो स्टेक होल्डर है उसको। ठीक है, कोई भी पर्सन जो उस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच हो उस प्रोजेक्ट के साथ, वो उसका उस प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर। ठीक हो गया। और एक स्टेक होल्डर बेसिकली ये भी डेफिनेशन दी जाती है कि जिसने बनवाया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप कह लें अहमद को कहता हूँ कि यार ये मुझे प्रोजेक्ट बना दो, अब मैं स्टेक होल्डर हूँ। अगर देखें मैंने आपको सपोज़ कर लें कि मैंने आपके साथ डील की है कि मैं आपको इतनी पेमेंट करूँगा, इतना टाइम होगा, इस तरह की मुझे क्वालिटी चाहिए। अब आप मेरे पास लेके आए हैं, ठीक है, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं, मैंने जो डिमांड की थी आपसे वो उस तरह का काम ही नहीं हुआ। तो वो यहाँ पे यही बात बताता है, कहता है जी प्रोजेक्ट्स टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर आर वर्थवाइल जब इम्पोर्टेंट होते हैं आपके, जब आप अपने स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई कर लेते हैं, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं। उसने कहा था जी 2+2 4 चाहिए मुझे, और आपने 2+2 4 करके ही दिया उसे। उसने कहा था मुझे 1+1 2 नहीं, मुझे 5 चाहिए, तो आपने 1+1 2 नहीं 5 करके दिया। उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह का उसने कहा था, उसे आपने फुलफिल किया। ठीक है, उसकी नीड को फुलफिल किया है स्टेक होल्डर की। तो हम उसे कहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट तभी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे पास कि यार जब हम अपने स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करें। अगर हमने स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई नहीं किया, हमारा प्रोजेक्ट किस काम का? यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसे नहीं फुलफिल कर सके हम, तो प्रोजेक्ट ही नहीं रहा वो। तो प्रोजेक्ट जब वो सॉफ्टवेयर बनाता है तो बेसिकली प्रोजेक्ट को हम जब सॉफ्टवेयर कहेंगे तो वो बेसिकली स्टेक होल्डर की नीड को फुलफिल करें। आइडेंटिफाई दीज ऑब्जेक्टिव एंड चेकिंग दैट दे आर मेट इन द बेसिस ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ठीक है, आप लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव को
और उसकी रिक्वायरमेंट को देखना है कि मीट कर रहा है कि नहीं, स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट के साथ मीट कर रही है कि नहीं। अगर वो मीट कर रही है तो आपका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। ये बेसिक है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होने के। सक्सेसफुल, सपोज मैंने आपकी क्लास को असाइनमेंट दी एक प्रोजेक्ट, अकमल, असगर, अली, ठीक है, उसके बाद वो आप कह लें अहमद, और जो भी हैं हमारे क्लास फेलो, उन सबको एक एक प्रोजेक्ट दे दिया मैंने, ठीक है। अब एक एक प्रोजेक्ट दे दिया उन्होंने, मैंने एक रिक्वायरमेंट देनी कि भाई ये काम होना चाहिए। अब मैं कैसे चेक करूँगा कि भाई इसका प्रोजेक्ट ठीक है या उसका गलत है? वो कैसे चेक करूँगा कि वो जो रिक्वायरमेंट मैंने दी थी उसे मीट कर रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा था कि भाई एक नया स्टूडेंट ऐड होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। अब वो स्टूडेंट, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम था उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर ऐड ही नहीं हो रहा स्टूडेंट। तो भाई मेरी तो रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हुई, तो ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखें, आप फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने प्रोजेक्ट वगैरह बनाने हैं अपने फाइनल के, या आप लोग थीसिस वगैरह कर रहे होंगे। तो अगर हम प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें तो आपको जो रिक्वायरमेंट दी जाएंगी वो आपने फुलफ़िल करनी है। अगर वो आप फुलफ़िल करते हैं तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, बेसिक्स हैं वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स की, ठीक हो गया। उसके बाद देखें बच्चे, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, वो यही कहता है नॉन रूटीन टास्क। प्रोजेक्ट ये नहीं है कि जिससे हम डेली काम करते हैं वो एक प्रोजेक्ट हो गया, नहीं, डेली वाला काम प्रोजेक्ट नहीं होता। देखिए, हमेशा एक प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा होता है, उसे मल्टीपल टास्क में डिवाइड किया जाता है। एक बड़ा एम, एक बड़ा गोल आपका बेसिकली प्रोजेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, सपोज कर लें आप स्टूडेंट हैं, आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या है कि आप लोगों ने कहा कि जी हमने एक बेहतरीन सा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाना है। ये अब प्रोजेक्ट है। अब आपने इसे डिवाइड कर लिया रूटीन टास्क के अंदर कि यार एक दिन मैं डेटाबेस पे काम करना है, एक दिन मैंने डिज़ाइनिंग पे काम करना है, एक दिन मैंने डेवलपमेंट पे काम करना है, एक दिन मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे काम करूँगा, ठीक है। अब ये सारा आपने रूटीन का टास्क बना लिया। अब इस रूटीन के टास्क को हम प्रोजेक्ट नहीं कह सकते। प्रोजेक्ट तो आपका स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो नॉन रूटीन टास्क जो है वो आपका प्रोजेक्ट बेसिकली नहीं है। रूटीन वाला टास्क आपका प्रोजेक्ट नहीं होता। प्रोजेक्ट एक नॉन रूटीन टास्क नहीं है, रूटीन वाला टास्क नहीं है। तो नॉन रूटीन टास्क बेसिकली आपका प्रोजेक्ट होगा। रूटीन वाला टास्क आपका प्रोजेक्ट नहीं है। नॉन रूटीन टास्क जो सा होता है, यानी कि वो रूटीन वाला काम नहीं है, वो प्रोजेक्ट है बेसिकली आपका। प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। देखिए, आप कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं तो प्लानिंग तो आपको कंपलसरी है। अगर आपकी प्लानिंग नहीं तो आप कैसे उसे कंप्लीट करेंगे। एमिंग एट अ स्पेसिफिक टारगेट, आपका एक एम होना चाहिए एक स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर कि यार भाई मैंने ये काम करना है, ठीक है। वर्क कैरिड आउट फॉर अ कस्टमर, कस्टमर के लिए आप वर्क करेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट होंगी, इन्वॉल्विंग सेवरल स्पेशलिज्म, ठीक है। अब देखें, एक स्टूडेंट जो है वो डेटाबेस का डेवलपर है, डेटाबेस अच्छी बनाता है, एक डिज़ाइनिंग का है, एक फ्रंट एंड का है, एक डॉक्यूमेंटेशन का है। अब स्पेशल जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक ही पर्सन सारे काम करके दे रहा है, नहीं, इसके अंदर मल्टीपल। अब देखें, एक रिक्वायरमेंट गैदर करना भी आसान काम नहीं है। ये चलें एक लंबी डिटेल है, वो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे, वरना लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दी, रिक्वायरमेंट्स गैदर करना या रिक्वायरमेंट्स किस तरह हम करते हैं या किस तरह मेंटेन करते हैं, एक बहुत लेंथी डिबेट हो जाएगी। मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट फेजेस। आप कभी ऐसा तो नहीं करते प्रोजेक्ट पकड़ा है बस इकट्ठे शुरू कर दो, बस नहीं, आप फेज़ बनाएंगे उसकी, या पहले हम फेज़ में ये काम करेंगे, दूसरे फेज़ में ये काम करेंगे। तो हम उसे सेवरल डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसके सेवरल फेजेस होते हैं प्रोजेक्ट्स के। कॉन्स्ट्रेंट बाय टाइम एंड रिसोर्सेज। देखें, सबसे बड़ी कॉन्स्ट्रेंट लिमिटेशन आप कह लें टाइम और रिसोर्सेज की होती है। एक महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है। देखें, कई प्रोजेक्ट तो आप कह लें कि साल, 2 साल, 10 साल तक के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है। उसके बाद देखें, लार्ज और कम्प्लेक्स। लार्ज है, कितना लार्ज है, कितना कम्प्लेक्स है। अब एक लार्ज है लेकिन कम्प्लेक्स नहीं, ठीक है। एक कम्प्लेक्स है लेकिन वो लार्ज नहीं, स्मॉल प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत कम्प्लिकेटेड है, बहुत कम्प्लेक्स है। तो ये सारी चीज़ें वेरी करती रहती हैं। ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट साइज़ इज़ इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है।
ठीक है, कि प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है, क्योंकि उसी के ऊपर तो हमारी कॉन्स्टेंट काम करेंगे। टाइम कितना चाहिए, रिसोर्सेज हमें कितना, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसके लिए ज़ाहिर बात है हमें टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं कहूँ एक दिन में मैं बना के दे दूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद देखें व्हाट आर कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे कॉन्स्ट्रेंट्स कौन कौन सी हैं। प्रोजेक्ट आर कॉन्स्ट्रेंड बाय 3 फैक्टर: टाइम, बजट एंड क्वालिटी। ठीक है, ये 3 मेजर कॉन्स्ट्रेंट हैं आपके प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर क्या है, एक है टाइम है, कॉन्स्ट्रेंट आप कह लें, आसान लफ्ज़ों में लिमिटेशन कह लें। ठीक है, कि आपके ऊपर ये लिमिटेशन होती है इन 3 चीज़ों की। टाइम भी लिमिटेड होता है, क्वालिटी भी आपने मेंटेन करनी होती है, बजट भी लिमिटेड होता है आपके पास। ठीक है, क्वालिटी ये भी नहीं कि आप क्वालिटी बिल्कुल ही थर्ड क्लास दे दें, नहीं, क्वालिटी भी आपको अच्छी चाहिए, टाइम, बजट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मेंटेन करनी होती हैं। अभी एक बार याद रखिएगा, टाइम आपका बढ़ता जाएगा ना, टाइम बढ़ता जाएगा तो आपका बजट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को बहुत आप कह लें कि तरीके के साथ मेंटेन करना होता है। यही हमारा पर्पज़ है बेसिकली। आप अगर इन शॉर्ट कहेंगे इन कॉन्स्ट्रेंट को कैसे मैनेज करना है, हम जो भी काम करेंगे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन कॉन्स्ट्रेंट के ऊपर ही आएगा। ठीक है, हम प्लानिंग अच्छी करेंगे तो हमारा टाइम कम लगेगा, बजट भी कम लगेगा, क्वालिटी भी बेहतर होगी। ठीक है, अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं, तब भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। ठीक है, अगर नहीं मैनेज करते फिर भी ये इफ़ेक्ट होंगी। तो इन शॉर्ट वही मैंने आपको जो बात बताई, इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही बात आके ख़त्म होनी है। तो आप लोग ये बच्चे याद रखिएगा, ये अक्सर एमसीक्यूज़ वगैरह या कोई शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट की कॉन्स्ट्रेंट कौन कौन सी होती हैं। तो प्रोजेक्ट की ये बेसिक आपके पास 3 कॉन्स्ट्रेंट हैं: टाइम की, बजट की, क्वालिटी की। उसके बाद देखें व्हाट इज़ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट आ गया कि जी यार मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट आप फैमिलियर हैं अच्छे तरीके से, आपको पता है मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये सारे लफ्ज़ लिखे हैं और इनकी डेफिनेशन ये आगे बताई गई है। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, मॉनिटरिंग हो गई, कंट्रोलिंग हो गई, इनोवेटिंग हो गई, और उसके बाद एक और रिप्रेजेंटिंग हो गई। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास मैनेजमेंट में बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। अब प्लानिंग, डिसाइडिंग व्हाट इज़ टू बी डन। प्लानिंग आप समझती हैं ना, जैसे आप लोगों का पेपर, सपोज कर लें पेपर होने वाले, आप प्लान करते हैं कि यार मैं इस दिन ये कोर्स पढ़ूंगा, मैं इस दिन ये वाला कोर्स पढ़ना है, मैंने इतना काम करूंगा, इतने टॉपिक कवर करूंगा, वो सारी प्लानिंग हो गई। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, मेकिंग अरेंजमेंट, कि आपने अब सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेना। ठीक, उन्हें एक अच्छे तरीके के साथ, एक प्रॉपर तरीके के साथ उन्हें आपने अरेंज करना होता। ऐसे नहीं कि जो चीज़ हमें चाहिए है वो आखिर में रख दी है, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो शुरू में रख दी है। ऐसे नहीं अरेंज करनी चीज़ों को। जो आपने प्लानिंग की है उन्हें इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो पहले फुलफिल हो। सपोज कर लें एक ऐसी रिक्वायरमेंट मैंने स्टार्ट कर ली है जो रिक्वायरमेंट कह लें इम्पोर्टेंट नहीं है, अब उसके ऊपर मैं हफ्ता लगा के बैठा हूँ, क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये एक मैंने ऐसी रिक्वायरमेंट शुरू कर दी, रिक्वायरमेंट जो है वो 10 कह लें, अब वो 10 रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए मुझे पिछली 9 रिक्वायरमेंट चाहिए थी, अब वो मैंने फिल नहीं की, 10वीं शुरू कर दी। ऐसे नहीं करना, बेहतर तरीके से उन्हें अरेंज करना है। स्टाफिंग, सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब। ठीक है, स्टाफिंग आपने करनी होती है, ये नहीं करना होता कि बस एक को ही पकड़ लिया वही सारे काम करे, या आपको पता ही नहीं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये किस फील्ड का एक्सपर्ट है। आप सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें कैसे लोग चाहिए। ठीक है, अब मुझे सपोज मैंने एंड्रॉयड की एक ऐप बनानी है, अब मुझे एंड्रॉयड डेवलपर चाहिए। अब मैं एक वेब डेवलपर लेके क्या करना है, मेरी तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टाफिंग, ठीक है, राइट पीपल चाहिए मुझे। एक मैंने गेम बनानी है, गेम बनाने के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन वाले बंदे को हायर कर लिया, नहीं भाई मुझे डॉक्यूमेंटेशन वाले बंदे से क्या काम है, मुझे तो गेम बनानी है। तो ये स्टाफिंग आपने करनी होती है। डायरेक्टिंग,
उन्हें इंस्ट्रक्शन देनी है। मैं थोड़ा सा ना अब स्पीड अप करूँगा कि कोशिश करता हूँ कि जल्दी ख़त्म हो जाए, वरना ये बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर चला जाएगा हमारा, आप लोग कहीं बोर ना हो जाए। इस वजह से अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं ना थोड़ा जल्दी वाइंड अप करूँ। डायरेक्टिंग गिविंग इंस्ट्रक्शन होगी, मॉनिटरिंग यानी कि आपने चेक करना है उनकी प्रोग्रेस को, किस तरह काम कर रहे हैं, कितना हो गया कितना नहीं हुआ। कंट्रोलिंग, ठीक है, टेकिंग एक्शन टू रेमेडी होल्ड्स अप, ठीक है, आप लोगों ने कुछ एक्शन वगैरह कंट्रोल करना होता है, किस तरह चीज़ें मैनेज करनी है किस तरह नहीं करनी, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है। इनोवेटिंग, कमिंग अप विद सोल्यूशन व्हेन प्रॉब्लम इमर्ज, जब मल्टीपल प्रॉब्लम इमर्ज कर रहे हैं तो आपके पास उसके मल्टीपल सोल्यूशन होने चाहिए, इनोवेटिंग सोल्यूशन होने चाहिए कि आपका काम भी हो जाए और आप लोगों के प्रोजेक्ट की कॉन्स्ट्रेंट जो है उनके ऊपर भी इफेक्ट ना हो। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग, क्लाइंट को आपने कैसे प्रेजेंट करना है, यूज़र को, डेवलपर को, इन सब को, स्टेक होल्डर्स जो हैं उन सबको हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है अपनी चीज़ों को, कौन कौन किस तरह रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद मैनेजर मस्ट नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजर जो सा है, मैनेजर कौन होता है, जो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, ठीक है। हम कहेंगे ये मैनेजर है भाई, इस प्रोजेक्ट को ये डील कर रहा है। अब वो कहता है उसके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, बिल्डिंग अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर बनाने की उसके पास स्किल होनी चाहिए। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है कि वो वर्क को डिवाइड करे, ठीक है, कि हमारा एक टास्क है, आप कह लें सब टास्क बना लें, एक हमारे पास प्रोजेक्ट है उसके मल्टीपल सब टास्क बना लें। डॉक्यूमेंटिंग प्लान्स, डॉक्यूमेंट्स के प्लान बनाने चाहिए। एस्टिमेटिंग कॉस्ट, देखनी चाहिए मेरे हमारी कितनी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अगर मैनेजर जो है देखें, सपोज करें अगर उसे सही एस्टिमेट ही नहीं लगाना आता कॉस्ट का, तो वो देखे कितना हार्मफुल होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट था, उसकी रिक्वायरमेंट सब बता देंगे, सारी डिटेल होगी। अब वो प्रोजेक्ट बनना था, आप कह लें 1 लाख का, 2 लाख का, लेकिन उसने कॉस्ट कितनी बताई, उसने कहा जी 20,000 में बन जाएगा, ठीक है। एस्टिमेटिंग कॉस्ट निकाल के लगा दी, तो कितना इफेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट ही नहीं बनेगा। अगर वो कंपनी जो है अपनी आप कह लें कि वर्थ को मेंटेन करना चाहती है, तो फिर उसे लॉस में जाना पड़ेगा कि यार हमने कमिटमेंट किया है, लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं क्योंकि अब लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैनेजर जो है उसके पास ये स्किल होनी चाहिए। मैनेजिंग रिस्क, अगर कोई रिस्क वगैरह आ जाए उसे कैसे मैनेज करना है, ये नहीं कोई मसले मसाइल आ गए हैं तो बस हाथ पाँव फूल गए हैं, पता ही नहीं अब चल रहा। शेड्यूलिंग, शेड्यूल एक अच्छा तरीके से होना चाहिए, कौन सा सिस्टम किस तरह लेके चलना है। ट्रैकिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को भी वो मेंटेन करता रहे, देखता रहे। उसके बाद मैनेजर मस्ट नो पीपल मैनेजमेंट स्किल, पहले कौन सी स्किल थी उसके पास, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, अब पीपल, ठीक है। अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, इवेल्युएटिंग टीम, ठीक है। अब देखें कोई अच्छा काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करें, तारीफ़ करें, ठीक है। इवेल्युएट करें टीम को अपनी। इफ़ेक्टिव मीटिंग्स होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव मीटिंग्स कंडक्ट करे, वो चेक एंड बैलेंस रखे लोगों के साथ, एक टीम अच्छी बिल्ड करे। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी स्किल्स होनी चाहिए उसके पास, एक मैनेजर के पास जो आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। अब वो कहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब देखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जी हमने एक घर बनाना है, ठीक है। अब है तो वो भी बेसिकली एक प्रोजेक्ट ही, ऐसा तो नहीं कि वो प्रोजेक्ट नहीं है, एक प्रोजेक्ट है वो भी। अब आपने उसे कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, आपने बनाना शुरू कर दिया, आपने नींव खोदी, पहले आपने सारा जो भी लेवल वगैरह उसको तरतीब देनी थी वो दी, उसके बाद आपने नींव बनाई, फिर दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी, फिर आप लोगों ने वो छत वगैरह लेंटर वगैरह जो भी था वो कर दिया। अब ये देखें ये बेसिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। वो कहता है बेसिक प्रोजेक्ट, ये बेसिक प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको बताया, वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होगा, वो कहता है इनविजिबिलिटी, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर इनविजिबिलिटी होती है, कैसे, until the development of software project is complete software remain invisible। अब जैसे मैंने आपको अभी घर की एग्जांपल दी कि जी घर हमें बनाना है, घर हमने बनाना है। अब देखें आप लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया,
नींहें खोदी, दीवारें खड़ी करती। अब नज़र आ रहा है ना कुछ भाई कि काम हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर इनविजिबिलिटी है, इनविजिबल ही रहता है। आपने देखें वो बना ली है, क्या कह लें, डिज़ाइनिंग कर ली है आप लोगों ने, उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर ली है, आपने लॉजिक डिज़ाइनिंग की है, उसकी फ़िज़िकल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो इनविजिबल है, नज़र तो नहीं आ रहा। नज़र कब आएगा? जब आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जब वो वर्किंग के अंदर आएगा। तो इनविजिबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। कंप्लेक्सिटी होती है, कंप्लेक्सिटी तीन वही: टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी रिस्क, क्वालिटी और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास कंप्लेक्सिटी होती है कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, कॉस्ट मीन बजट आपका जितना। और आप ये भी देखते हैं कॉस्ट हमारी मिनिमम हो। सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट है ये 1 लाख रुपए का, अब मेरी कोशिश यही होगी कि भाई कॉस्ट कम से कम आए ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, वो 1 लाख रुपए का मैंने अब प्रोजेक्ट ले लिया, अगर कॉस्ट पूरी की पूरी आ गई, 1 लाख ही आ गई, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मिनिमम कॉस्ट में मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करूँ। क्वालिटी होगी, उसके बाद रिस्क हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक हो गया बच्चे? उसके बाद देखें एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर एसपीएम। आप लोगों ने एसपीएम के अंदर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कवर्ड करनी है। ठीक है, अब देखें वो कहता है फिजिबिलिटी स्टडी आपने बनानी होती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं हम, कि भाई ये काम पॉसिबल है भी कि नहीं। उसने कहा जी मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए जो प्रोजेक्ट चाँद से तारे तोड़ के लाए, इज़ इट नॉट पॉसिबल? ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी हम चेक करेंगे भाई ये पॉसिबल है कि नहीं, नहीं पॉसिबल, ओके हो गया। या उसने कोई एक ऐसा टास्क दे दिया है या ऐसा प्रोजेक्ट वो कर रहा है जो हम नहीं कर सकते, या हमारी डेवलपमेंट टीम या हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं कि हम उसे मैनेज कर सकें, तो वो फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो हमें बता देगी कि भाई हम ये काम कर सकते हैं या नहीं काम कर सकते। उसके बाद प्लानिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन होगी, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस हो गया। ठीक है, SRS होगी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद डिज़ाइन हो गया, कोडिंग होगी। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। बच्चे ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने वन बाय वन आगे पढ़नी है। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि कोई अगर चीज़ नहीं समझ आई। तो ये तो अभी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, ये तो आप कह लें कि इंट्रोडक्शन ही है। इंशाल्लाह ताला बाकी जो है वो हमने इसे डिटेल में अभी फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। तो होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी बच्चे कन्फ्यूजन हो आप लोगों को, आप लोगों ने मुझसे लाजमी पूछना है। ठीक है, आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें, जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं उस तरह आप मुझे मैसेज करके जो आपको समझ ना आए वो आप मुझसे पूछ लिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।